नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। बड़ी खबर ब्रिटेन से है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऋषि सुनक बने यूके के 57वें प्रधानमंत्री। बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर किया देश को पीएम के तौर पर संबोधित। कहा, देश को एकजुट करना, आर्थिक स्थिरता देना पहली प्राथमिकता। दुनिया भर में लगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। दिल्ली समेत कई राज्यों में दिखा 2 घंटे तक ग्रहण। बाजार में 7 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक। एफएमसीजी, बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में गिरावट। ऑटो, आईटी, मेटल, कंज्यूमर गुड्स शेयरों में तेजी। सेंसेक्स 288 और निफ्टी 74 अंक गिरा। अब 5 करोड़ रुपए तक टैक्स नहीं चुकाने पर आपराधिक केस नहीं होगा। सरकार ने की जीएसटी कानून में बदलाव की तैयारी। जेल अरेस्ट टर्म में बदलाव की तैयारी। दीपावली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब। पटाखे और पराली से दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। भारत समेत कई देशों में 2 घंटे से ज्यादा समय तक व्हाट्सएप सर्वर रहा डाउन। मैसेजिंग और कॉलिंग सभी सेवाएं ठप। परेशानी के लिए कंपनी ने मांगी माफी। और आर्थिक चुनौतियों के बीच इंग्लैंड को ऋषि सुनक के तौर पर एक भारतीय संकट मोचक मिल गया है। 42 साल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए हैं। सुनक ब्रिटेन के 200 साल के इतिहास में पहले एशियन और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी हैं। बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों को दुरुस्त करना सबसे पहली प्राथमिकता है। सितंबर में प्रधानमंत्री पद की रेस में सुनक अंतिम चरण में पिछड़ गए थे, लेकिन नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को अपनी आर्थिक नीतियों के चलते सिर्फ 45 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा और ऋषि सुनक को दोबारा मौका मिला। इस बार ऋषि की आर्थिक नीतियों और बतौर वित्त मंत्री उनके अनुभव को कंजर्वेटिव पार्टी से भरपूर समर्थन मिला। आपको बता दें कि 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में जन्मे ऋषि सुनक के माता पिता पंजाबी मूल के भारतीय थे। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति इन्फोसिस चेयरमैन एनआर नारायण मूर्ति की बेटी है। I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism, and accountability at every level. Trust is earned, and I will earn yours. Our environment supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. और लंदन से इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सूरी। तो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ कह दिया है कि बहुत गंभीर चुनौतियां हैं ब्रिटेन के सामने, लेकिन उनका वो सामना पूरी तरह से करेंगे, डट के करेंगे और दिन रात करेंगे। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उनकी विशेष नीतियां क्या होंगी। और अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ पर आके प्रेस को और जो मीडिया को उन्होंने संबोधित किया, तो इस मौके पर सारी डिटेल्स का तो उनका खुलासा करना उचित नहीं होता। लेकिन सवाल ये जरूर बना हुआ है कि जब ऋषि सुनक कहते हैं कि वो सामना करेंगे और वो हल ढूंढेंगे, तो वो हल क्या हो सकता है। कुछ बहुत भारी कठिनाइयां सामने आ रही हैं, जिस तरह की महंगाई का हल वो क्या कर सकते हैं, जबकि वहां पर यूक्रेन को लेकर युद्ध चला हुआ है और कमियां दुनिया भर में फैली जा रही हैं। दूसरी ओर देखिए तो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद जो लोगों की मॉर्गेज पेमेंट्स हैं वो बढ़ चुकी हैं। वो कैसे करेंगे। हर चीज़ महंगी हो गई है, दूध,
दूध, डबल रोटी, रोज़ का खाना पीना महंगा हो गया है। महंगाई जो है इतनी हो गई है कि लोग अब घर में जो है हीटिंग वो कम कर रहे हैं, और अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई तो एनर्जी की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। जो सरकार की सब्सिडी है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो इन बड़े भारी सवालों का जवाब क्या हो सकता है, अभी तक संकेत कोई ऋषि सुनक ने दिया नहीं। उन्होंने जो यहाँ पर भाषण दिया लगभग जैसे कैंपेन भाषण था, तो अब हम इंतजार में हैं कि वो आगे क्या स्पष्ट करेंगे कि उनकी सरकार किस मार्ग पर चलेगी। और यूके में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर भारत में भी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक के पीएम बनने पर ट्वीट किया और कहा कि भारत को भी सीखना चाहिए कि वो सत्ता के लिए अल्पसंख्यकों को स्वीकार करे। कुछ ऐसे ही ट्वीट महबूबा मुफ्ती ने भी किए। उन्होंने लिखा है कि याद रखना होगा कि हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने पीएम के रूप में स्वीकार किया है, फिर भी हम एनआरसी और सीए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। वहीं विपक्ष के इन हमलों पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी ने कलाम, मनमोहन सिंह और द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण भी दे दिया। जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एपीजे कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। आदिवासी समाज की बहुत योग्य नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, किसने राष्ट्रपति बनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी ने बनाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं? बहुत ही पिछड़े गरीब परिवार से, चाय वाले के बेटे हैं। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आगे फिर बनेंगे। यही तो भारत है, लोकतंत्र सबको अवसर देता है। तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह जी, और एक लंबी श्रृंखला है। तमाम जो संवैधानिक पद हैं उस पर जो है वो कभी जाति, धर्म और कुनबा ये नहीं महत्व रहा, काबिलियत महत्वपूर्ण रही, और उसका देश ने हमेशा सम्मान किया है। अब दिक्कत इन लोगों की है कि कहीं पर भी अगर देश के लोग खुशहाल हो रहे हैं तो उसमें रंग में कैसे भंग डालो। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो कि खुशी के कुएं का, कहीं पे अगर खुशी का पानी होगा तो उसमें भी भांग डाल देंगे, उसमें भी जो है वो ऐसा माहौल बनाएंगे कि उसमें भी गड़बड़ी हो जाए। एक भारतीय मूल के व्यक्ति का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से हमारा क्या फायदा हो सकता है, जानने के लिए देखिए आज का आवाज अड्डा शाम 7:57 पर। और आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ा। आज का ग्रहण भारत में करीब 2 घंटे तक दिखाई दिया। इसे देश के ज्यादातर हिस्सों में देखा गया। देश में सबसे पहले ये अमृतसर में शाम 4:19 पर नजर आया। वहीं मुंबई में शाम 6:09 पर सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। ज्यादातर जगहों पर ग्रहण सूर्यास्त के साथ ही खत्म हो गया। भारत से पहले दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्य ग्रहण देखा गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आज का सूर्य ग्रहण यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में दिखाई दिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सूर्य ग्रहण देखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक टेलीस्कोप की मदद से योगी जी ने सूर्य ग्रहण को देखा। और दिवाली के बाद ग्रहण की वजह से अब गोवर्धन पूजा कल यानी एक दिन बाद होगी। इस बार दीपावली पर सूर्य ग्रहण और बुध, गुरु, शुक्र, शनि अपनी अपनी राशि में है। ऐसा योग पिछले 1300 सालों में नहीं बना है और इसका सूतक मंगलवार सुबह 4 बजे से शुरू हो गया है। आज का ग्रहण भारत में दिखाई दिया, इसलिए सूतक की वजह से इस साल दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का गैप है। अब गोवर्धन पूजा कल यानी 26 अक्टूबर को होगी। और इस बार अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी दिवाली मनाएगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भव्य दिवाली रिसेप्शन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और मंत्री
और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट किया। इस दौरान बाइडेन भारतीय संस्कृति की बाइडेन ने तारीफ की और दिवाली को अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा बनाने की खुशी जाहिर की। और इधर दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी पर लगी रोक के बावजूद लोगों ने दिवाली की रात जमकर पटाखे जलाए। नतीजा ये हुआ कि आतिशबाजी ने कई शहरों की आब हवा बिगाड़ कर रख दी है। आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में प्रदूषण सामान्य से 10 गुना तक ज्यादा है। हालांकि दिवाली टू दिवाली तुलना करें तो 2015 के बाद दिवाली में पहली बार सीवियर कैटेगरी में एयर पॉल्यूशन नहीं पहुंचा है। इस खबर पर और डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी बिल्कुल, लोग नहीं माने और उसी का असर आज हमें देखने को मिला कि आज सुबह जब दिल्ली ने अपनी आंखें खोली तो फिर देखा कि एक धुंध की चादर एक तरह से छाई हुई थी और कल रात में जो ज़बरदस्त पटाखे चलाए हैं लोगों ने, उसका असर साफ तौर पे देखने को आज मिला। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो चाहे वो दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो, तीनों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है, जो कि बहुत ही ख़राब की श्रेणी में आता है। और थोड़ा सा अगर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हज़ार्डस वाले स्थिति में हम आ जाएंगे। और जो इस दौरान जो एक आमतौर पर चेतावनी दी जाती है कि घरों से बाहर मतलब कि कम से कम निकलें या एक्सरसाइज बाहर ना करें या मास्क पहन के चलें, ये सारी जो गाइडलाइंस है वो जारी हो जाती है। फिलहाल कुछ जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो लागू है, लेकिन उसका असर मतलब इतनी जो खराब हवा है उसका कितनी जल्दी उस पर रोक लगती है ये देखना होगा। कुछ आज दिल्ली सरकार ने कुछ स्मॉग गन्स भी लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी की जो हालत है कि दिल्ली के कई शहरों में जो है 312-340 तक जो AQI है वो फैला हुआ है। और ख़ासतौर पे अगर हम बवाना की बात करें या फिर आनंद विहार की बात करें तो वहाँ तो 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक काफ़ी ज़्यादा खराब हवा है। और जो मौसम विभाग का जो कहना है, हालांकि कुछ 1-2 दिनों में थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो हवा की क्वालिटी है और ज़्यादा खराब होने लगेगी। और अब बात करते हैं मार्केट की। बाजार में आज 7 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। उतार चढ़ाव के बाद बाजार 0.5% गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 288 पॉइंट गिरकर 59,544 पर और निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर 17,656 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल लेते हैं यतीन मोता से। बताइए यतीन, सेक्टर्स और शेयर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्शन कहाँ हुआ? बिल्कुल, आज फर्स्ट हाफ अच्छी ओपनिंग के बाद सेकेंड हाफ में आपको बिकवाली का माहौल दिखा। ऊपरी स्तरों पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दिया। निफ्टी गेनर्स की जहां तक की बात है, यहाँ आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे, IT स्टॉक्स से और ऑटो पैक से। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, लगभग 3% के गेन के साथ यहाँ आपको स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मारुति सुजुकी, JSW स्टील और L&T जैसे शेयर्स में आपको अच्छी खासी तेजी नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स और FMCG स्टॉक्स दिखाई देंगे। ब्रिटानिया, कोटक महिंद्रा बैंक, HUL, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में आपको लगभग 3% की गिरावट आती हुई नजर आई। कमजोर नतीजों के बाद खास करके HUL और नेस्ले के शेयर में बिकवाली जारी है। गेनिंग साइड पे बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी और सरकारी बैंक्स यहाँ आज फोकस में थी। BHEL, IGL और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी रही। खास करके वायदे बाजार में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। लूजिंग एंड पे लॉरस लैब कमजोर नतीजों के बाद यहाँ बिकवाली जारी है। 6% नीचे ये स्टॉक आज बंद हुआ। इसके अलावा डिलीवरी, IDFC फर्स्ट बैंक और ऑयल इंडिया जैसे शेयर्स में हल्की फुल्की बिकवाली का माहौल रहा। और मार्केट के करंट सिचुएशन पर क्या है राय इनाम होल्डिंग्स के मनीष चोखानी का, आप भी देखिए। सर, एक सेक्टर और है जिसकी भारत बहुत पुश कर रहा है, डिफेंस का। आपने एक नाम भी लिया, भारत फौज ने अपने आप को बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई किया। क्या इसमें भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कंपनियां अभी PSUs ही हैं? सी डिफेंस का ये है कि लास्ट ईयर ऑफ कोर्स HAL, BEL दे डिड वेरी वेल, बट डिफेंस का मेरा ये मानना है कि इंडिया में आज डिफेंस बजट 1% ऑफ GDP केपेक्स होता है। 1% इज ऑन देयर सैलरीज एंड पेंशंस एंड ऑल। तो 1% GDP यानी कि 30 बिलियन, उसमें आपको थोड़े तो रिकरिंग आइटम है, थोड़े आपको इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। तो 10-15 बिलियन डॉलर की लोकल अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ 100-150 बिलियन हो जाएगा, बट इसमें अगर नाउ यू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग, जैसे कि छोटे छोटे देश आए हैं करने, सो इट कुड बी अ 10-year थीम कि
surrounding nations, whether from Southeast Asia, whether from Asia, Africa, Middle East, they come and start buying, and उसमें 2-3 सेक्टर में लीडर जरूर निकलेंगे. It is possible it happens, but I think the theme has played last year. बट ये कोई ऐसा लंबा चौड़ा हो के इमीडिएटली बहुत ग्रेट हो जाए, एट लीस्ट आई एम नॉट इन दैट कैंप. करेक्ट. तो हम लोगों ने बात की डिफेंस में, देख सकते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल बेस्ट थीम लग रही है, और मोस्ट हेटेड इस समय का जो आईटी है वो एक्चुअली एट सम पॉइंट, क्योंकि दुनिया में अगेन टर्मोइल कुछ होगा. आप कैसे कह रहे हैं तेल 110 एक बार वापस हो जाए, रुपया घटे, वहाँ पे लगे रिसेशन हो गया यूएस में, इंटरेस्ट रेट में पैनिक हो जाए, वो आपके भाव से जब मिले ना, जब लगे कि आपको मुझे कन्विंस नहीं करना है, तब उस टाइम पे आप लीजिए. यस. तो ये हमारी खास चर्चा थी, और मनीष सर गुनगुनाते बहुत अच्छा है. मैंने सुने हैं सर आपके, तो मेरी विशेष रिक्वेस्ट है दर्शकों की तरफ से कि सर एक दिवाली लाइन मुखड़ा कुछ गुनगुना दीजिए. आजकल ऐसा हो गया कि ज्यादा मार्केट के बदले लोग गाने की सर इतना स्ट्रेस में है लोग कि लोगों को लगता है कि थोड़ा सा लाइट माहौल. आपके नाम के कविराज हैं नीरज, जो कि हिंदी में बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं. गोपाल दास नीरज. हाँ, बहुत फेमस उनका गाना था फूलों के रंग से. सो मे बी उसका एक लाइन गा देता हूँ मैं. प्लीज. सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, दिल की गली से महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू. ये चलता जाएगा तो मैं यहीं रुक जाता हूँ. बहुत ही शानदार, बहुत ही मजा आया. और गोपाल दास नीरज बहुत ही बढ़िया कवि. उन्होंने फिल्म में बहुत गीत लिखे हैं, और मनीष सर ने हमको एक लाइन सुनाई. बहुत बहुत शुक्रिया. आपके नाम से था और मेरे नाम से था तो स्पेशल फील कर रहा हूँ मैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शुभकामनाएं आपको. धन्यवाद. दिवाली का परिवार को सबको शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. नमस्कार, स्वागत है आपका दिवाली की इस खास पेशकश में. और हम लोग बहुत सारे मार्केट पे बात कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट पे बात हो रही है, इकोनॉमी पे बात हो रही है. आज हमारे मेहमान हैं मनीष चोखानी जी, इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर हैं. और मैक्रो ट्रेंड्स पकड़ना बहुत बाएं हाथ का खेल है सर के लिए. बहुत सारे सेक्टर्स चर्चा में रहते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन से 2-3 अच्छे सेक्टर्स हैं, थीम हो सकती हैं, जहाँ पे इस दौर में भी निवेश करके पैसा लगा सकता हो, जिसको लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं या टच नहीं करना चाहते हैं. सवाल एकदम बहुत ही बढ़िया आपका कि नंबर 1 तो खैर आई थिंक आप किसी से भी आज मार्केट में पूछेंगे, एंड वी आर नो एक्सेप्शन, कि फाइनेंशियल सेक्टर जो कि इतने क्लीन अप से गुजर के निकला है, स्ट्रेस टेस्ट से निकला है, पास्ट में क्लीन अप करके एनपीए, देन कोविड, उससे निकल के आज जो उभरा है कि वो सेक्टर इज़ लुकिंग वेरी 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 अट्रैक्टिव. और जैसे कि देश बढ़ेगा, आज अपने फाइनेंशियल सेविंग में भी अपनी सेविंग आधी फाइनेंशियल सेक्टर में जाती है, आधी आज भी हम रियल एस्टेट में या गोल्ड में डालते हैं. तो एक तो वो प्रोपोर्शन बढ़ना है, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ना है, उसके अंदर जो बेटर मैनेज प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनको बढ़ना है. एंड आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में जैसे जो बेस्ट बैंक थे, HDFC बैंक एंड ऑल फॉर एग्जाम्पल, हैव नॉट परफॉर्म फॉर 3 years. और आज भी सबको डर लगा हुआ है कि ये MSCI से अगर बाहर हो जाएगा मर्जर में, या डिपॉजिट ग्रोथ कैसे होगा इनका. तो ये सब फियर के टाइम में, जब ग्रेट कंपनी इन अ फियरफुल एटमॉस्फेयर यू गेट, दैट्स व्हेन मनी इज मेड. आप 1 साल पहले देखें तो ITC को कोई हाथ नहीं लगाते. ESG का थीम था लास्ट ईयर. परफॉर्मिंग स्टॉक में ITC और कोल इंडिया है. एग्जैक्टली. उसके 2 साल पहले जाते कि टेलीकॉम सेक्टर खत्म हो गया, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वुड हैव बीन भारती फॉर एग्जाम्पल. सो आज जो हम सब हेट करते हैं, क्या सेक्टर हैं? एक तो ये जो लाइक सम बैंक्स और सम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फाइनेंशियल में तो खैर बहुत है. मीडिया आपकी जो सेक्टर है वो एकदम हेटेड है कि OTT आके ख़त्म कर देगा, वो अब नष्ट हो गया नेटफ्लिक्स के रिजल्ट के बाद. कि अब तो एडवर्टाइजिंग पे डिपेंडेंट होके थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग करके रिकवर करना पड़ेगा. PSU कंटिन्यूस कि
समझिए अब जब कॉनकॉर का प्राइवेटाइजेशन इमिनेंट है, IDBI बैंक का इमिनेंट है, जब देखें कि सरकार एक्चुअली ये एसेट से निकल रही है एंड मैनेजमेंट चेंज हैपन्स, पी री रेटिंग हैपन्स, जो कि हमने 20 साल पहले हिंदुस्तान जिंक में देखा था, दैट काइंड ऑफ रेट ऑफ चेंज व्हेन यू सी, तब लोग देखने लगेंगे कि अब अगला कौन सा निकलेगा। जैसे 2 साल पहले बात थी BPCL की, बट टाइमिंग टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, बट इवेंचुअली नाउ पीपल विल कम कि नया रिफाइनरी बनाने से बेटर है एग्जिस्टिंग वन को टेक ओवर करके इसको इम्प्रूव करके हम आगे बढ़ाएं। सो PSU शायद कुड डू वेरी वेल। ये सब कहने के बावजूद आई विल स्टिल से व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग कि द ईरा ऑफ वन कंट्री बेट, वन मार्केट बेट, वन सेक्टर बेट डजंट वर्क एनीमोर। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने 936 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। गूगल पर यह जुर्माना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में शामिल होने की वजह से लगा है। CCI ने कहा है कि गूगल प्ले स्टोर बाजार में अपने दबदबे का गलत तरीके से फायदा उठा रहा है। आयोग ने गूगल को बतौर पेनल्टी 936 करोड़ 44 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है। इससे पहले इसी महीने आयोग ने एंड्रॉयड मोबाइल मामले में गूगल पर 1337 करोड़ 76 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। आयोग ने गूगल को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया है। इधर GST इवेजन के मामलों में सरकार कारोबारियों को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की जा रही है। सरकार टैक्स चोरी को लेकर आपराधिक मामला दर्ज करने की मौजूदा लिमिट बढ़ाने पर की तैयारी कर रही है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक जी, बताइए किस तरीके से बदलाव किया जाएगा? देखिए, जो सेंट्रल GST एक्ट है उसके मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा के GST इवेजन या फिर इलीगल टैक्स क्रेडिट के मामले में अरेस्ट और 3 साल तक जेल टर्म का प्रोविजन है। लिहाजा सरकार अब इस जो मौजूदा थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 करोड़ की, उसको बढ़ाकर 5 करोड़ करने की तैयारी कर रही है। जिसका सबसे बड़ा फायदा कारोबारी जगत को ये होगा कि जो 5 करोड़ तक के मामले हैं, ऐसे मामले कंपाउंडेबल हो जाएंगे, यानी इन सभी मामलों में जेल जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। अभी तक जितने भी 2 करोड़ से ऊपर के मामले में हैं, वहां पर सीधे अरेस्ट और जेल जाने की नौबत आती है। लिहाजा कारोबारी जगत इस कानून में बदलाव की मांग कर रहा था और इस थ्रेशोल्ड लिमिट की बढ़ाने की मांग कर रहा था। लेकिन CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार अब इस थ्रेशोल्ड लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए जो जरूरी प्रस्ताव है वो आगामी GST काउंसिल में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार पूरे GST कानून को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जो मौजूदा कंपाउंडिंग चार्जेस हैं उनमें भी कमी लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि अगर इन कंपाउंडिंग चार्जेस कम हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मामले GST के तहत ही निपट जाएंगे। इन्हें कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई भी विवाद होता है, टैक्स विवाद, तो उसमें कारोबारी को मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। लिहाजा GST डिपार्टमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मामले कोर्ट में न जाएं और निचले स्तर पर ही निपट जाएं। इससे उनके रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तैयारी कारोबारी जगत को राहत देने के लिए आगामी GST काउंसिल में पेश की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और भारत समेत कई देशों में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन रहा। 2 घंटे तक सर्वर ठप रहने से व्हाट्सएप पर ना तो मैसेज डिलीवर हुए और ना ही वीडियो कॉलिंग या फिर वॉइस कॉलिंग। कंपनी ने कहा है कि तकनीकी दिक्कतों के चलते ऐसा हुआ है और यूजर्स को इस परेशानी के लिए कंपनी ने खेद जताया है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम, क्यों हुआ ये सब और कंपनी एग्जैक्टली क्या कह रही है? देखिए, जो पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप है उसकी सेवाएं जो है 2 घंटे तक बंद रही। इस दौरान करोड़ों लोगों को मैसेज भेजने और मैसेज रिसीव करने में परेशानी का सामना जो करना पड़ा। ये एक पूरी तरह से ग्लोबल आउटेज था। भारत के अलावा यूरोप, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर में भी आउटेज जो है देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के वहां पे करोड़ों यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, जिनको कि आज 2 घंटे तक परेशानी का सामना जो करना पड़ा। व्हाट्सएप जो पेरेंट कंपनी मेटा है उसने इसको लेकर के एक स्टेटमेंट जो है वो भी जारी किया। व्हाट्सएप का कहना था कि हमें
पता है कि कुछ यूजर्स जो है इसको लेकर के प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं और हम इसके ऊपर काम जो है वो कर रहे हैं। और करीबन 2 घंटे के बाद कंपनी की सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से चालू हो गई। उसके बाद कंपनी ने असुविधा के लिए खेद जताया। कंपनी ने ये नहीं बताया कि किस वजह से किस रीजन से ये सेवाएं जो है बाधित हुई, लेकिन जानकार मानते हैं कि टेक्निकल रीजन से सर्वर क्रैश होने की वजह से ये सर्विसेज जो है बंद हुई। पिछले साल अक्टूबर में भी कंपनी को ऐसी परेशानी का सामना जो है करना पड़ा था, लेकिन 2 घंटे के बाद कंपनी की सेवाएं जो है सुचारू रूप से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आसीम। इधर कल बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई है। चक्रवात के चलते बांग्लादेश में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। भारत में भी कई राज्यों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा में भी भारी बारिश का अलर्ट है। असम के नगांव जिले में भारी बारिश और तूफान के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। भारत सरकार ने चक्रवात को देखते हुए करीब 2.25 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से कहा है कि वो समुद्री इलाकों से दूर रहें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।